नमस्कार मित्रों अभी दिसंबर 2024 का आपका यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ है, अभी अभी यूजीसी ने उसकी आंसर की जारी की है और कहा है कि जिन जिन प्रश्नों में आपको संशय या गलत लगते हैं उनको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं जिन पे मैंने विचार किया है या जो पक्का गलत लग रहे हैं मुझे या मुझे गलत होने की संभावना है। तो आप सब भी विचार कीजिएगा, जो भी विद्वान व्यक्ति हैं या जो भी विचारशील व्यक्ति हैं वे भी अपना विचार करके तब फाइनलाइज कीजिएगा। मैं अपनी प्रस्तुति आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्रश्न है आपका कि प्रेस के 4 सिद्धांतों का क्रम इन्होंने पूछा है। यहाँ पे 4 पार्ट आपके दिए हैं: सोवियत सिद्धांत, प्राधिकारवादी सिद्धांत, स्वतंत्रतावादी और सामाजिक दायित्व का सिद्धांत। तो इसको अगर आप गूगल पे देखें तो वहाँ पे जो क्रम दिया है कई सारी साइट्स पे वो क्रम अलग है, और यहाँ पे जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो क्रम आपका अलग है। तो मैं जो अंतर दिखाना चाह रहा हूँ वो दो के संदर्भ में है, एक सोवियत सिद्धांत, एक सामाजिक दायित्व सिद्धांत। पहले दो का क्रम तो सही है, पहले प्राधिकारवादी ऑथोरिटेरियन है, फिर आपका लिबर्टेरियन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बी और सी पे। लेकिन बाद में उन्होंने थर्ड नंबर पे सोवियत को एक्सेप्ट करके लास्ट में सामाजिक दायित्व को एक्सेप्ट किया था, फोर्थ ऑप्शन। जबकि ऑनलाइन जो साइट्स हैं उन पर अगर आप देखते हैं, जैसे एक वेबसाइट है ये, तो यहाँ पे सोवियत कम्युनिस्ट फोर्थ नंबर पे है और थर्ड नंबर पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑक्सफोर्ड की भी साइट पे आप देख सकते हैं, वहाँ भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले है और सोवियत बाद में है। आगे कितनी भी वेबसाइट आप देखें सब में यही एक सीक्वेंस है जो दिया गया है। तो उस आधार पे आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रमाणिक रूप में जो 2-3 साइट है उनका साइटेशन वहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होना चाहिए था आपका बी सी डी ए, ये सेकंड ऑप्शन बनना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, किसी अधिगमकर्ता द्वारा मतलब लर्नर के द्वारा किसी विषय में रुचि के विकास का क्रम पूछा है, कि जो आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसका क्रम पूछा है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में मेरे पास कोई शास्त्रीय प्रमाण या कोई ऐसा साइटेशन तो नहीं है। मैं केवल अपने तर्क के आधार पे ही इसमें आपत्ति दर्ज कराना चाह रहा हूँ। इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है यूजीसी ने, ये आपकी आईडी 20 नंबर की है, इसमें वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ADBC, अर्थात लास्ट में उन्होंने उभरती हुई व्यक्तिगत रुचि रखा है, और उससे पहले फिर बी रखा है स्थितिजन्य रुचि, उससे पहले डी रखा है स्थितिजन्य रुचि को बनाए रखना, और शुरुआत में रखा ए सुविकसित व्यक्तिगत रुचि। और जबकि तर्क के आधार पे लगता है कि जब हम रुचि का विकास करते हैं तो उभरती हुई व्यक्तिगत रुचि के बाद में सुविकसित व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए। मतलब इन चारों में से सबसे अंतिम जो पार्ट है आपका, अभी जितना मैं विचार कर पा रहा हूँ, वो है सुविकसित व्यक्तिगत रुचि। कि पहले उभरती हुई फॉर्म में होती है रुचि, जब वो उभरती हुई होके पूर्ण स्वरूप में आ जाती है, मतलब पूर्ण रूप में उभर जाती है, वो प्रकट हो जाती है, तो उसको सुविकसित व्यक्तिगत रुचि के रूप में कहा जाता है। तो इस आधार पे अंत में ए तो मुझे लगता होना ही चाहिए। तो ए अगर होता है आपका तो सुविकसित वाला पार्ट लास्ट में करते हैं और उभरती वाला हम पहले करते हैं, तो CA ये बना। उस आधार पे फिर बी और डी बनता, तो स्थितिजन्य रुचि प्रेरित हुई और स्थितिजन्य रुचि को बनाए रखना। ये पार्ट मुझे बेटर लगता है इन ऑप्शंस में से, फोर्थ ऑप्शन। तो आप भी विचार कर सकते हैं, मैंने जो विचार किया आपके सामने रखा, तो इस पर भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से सुविकसित वाला पार्ट मेरे हिसाब से लास्ट में ही होना चाहिए विकास के क्रम में। एक प्रश्न ये है, लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा दृढ़ नहीं हूँ कि इस पर वो आपत्ति स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। फिर भी मेरे मन में एक विचार आया, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सामान्य समझ का प्रश्न है कि जब विद्यार्थियों को कक्षा में कठिनाइयाँ होती है, कक्षा में समझने में, करने में, तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्हें कक्षा में उत्तर देने का बार बार अवसर देना, ये करना चाहिए, नहीं वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर देने का बार बार अवसर देंगे तो वो धीरे धीरे उस विषय को समझ पाएंगे। मतलब मेन फोकस ये है कि उन्होंने स्वीकार किया है थर्ड ऑप्शन, भविष्य पर
और विफलता की समस्याओं पर जोर देना। अब जोर देने का अभिप्राय क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहे, लेकिन मेरी दृष्टि से पंक्ति ठीक लग रही है कि फ्यूचर कैसे होगा, हाँ, या कैसे कैसे वो आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किन किन कारणों से विफल हुए, आगे भविष्य में क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, इन सब पे मतलब प्रभाव डालने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए जोर दिया जा सकता है। तो नेगेटिव पार्ट नहीं लग रहा है इसके अंदर कि शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाकी आप लोग भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है वो है सेकंड, कार्य को अधिक सरल बनाए बिना कम कर देना। हाँ, थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी अनुवाद उतना अच्छा नहीं है इसका। ओवर सिंप्लीफाई वाला पार्ट यहाँ पे है इंग्लिश वर्ड कि उसको भाव ही बदल जाता है आदि, इस सब पार्ट को देखते हुए तो वो उन्होंने स्वीकार किया है। सॉरी, वो स्वीकार नहीं किया, स्वीकार यही किया है, लेकिन बस कुछ लोगों ने ये जो किया था वो थोड़ा सा अलग भाव के रूप में किया होगा कि कार्य को अधिक सरल बनाए बिना कम कर देना। तो हिंदी में लग रहा है कि ये तो गलत बात है, क्यों कार्य को कम कर रहे हैं, जबकि कम मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। तो शायद विद्यार्थियों ने ये सोचा होगा कि कार्य को कम करना अच्छा नहीं है, कार्य तो बना के रखें लेकिन धीरे धीरे उसको सरल बनाने की कोशिश की जाए। यहाँ पे सरल बनाए बिना यहाँ पे रखा है, तो इसलिए अधिकांश विद्यार्थियों ने ये एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये वाला जो पार्ट जो कि यूजीसी ने एक्सेप्ट किया है, इस पे आप विचार कर सकते हैं, अगर किसी को लगे तो इस पे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, ये लाइंस दी हुई है, इनमें से बताने की कौन कौन सी करेक्ट है। तो इसमें यूजीसी फ्रेम्स रेगुलेशंस एंड सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ये सही है। जो नेक है आपका, इंश्योर्स क्वालिटी एंड एक्रेडिशन, ये भी सही है। मतलब उन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया वो थर्ड ऑप्शन स्वीकार किया है, अर्थात ए बी डी, ये तीन पंक्तियां उन्होंने सही मानी है। जो ये सी वाली है कि HEFA प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसको उन्होंने सही नहीं माना। लेकिन अभी तक मैं जो विचार कर पा रहा हूँ, या मैं साइट आपको दिखाता हूँ उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस वे करते हैं, सहायता देते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। तो मेरी दृष्टि से ये पंक्ति भी सही होनी चाहिए। बाकी आप लोग भी जो ऑथेंटिक व्यक्ति हैं इस विषय के, वे विचार कर सकते हैं। ये HEFA की ओबी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें अबाउट HEFA में लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इज ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ कैनरा बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ भी लिखा है टू प्रोवाइड टाइमली फाइनेंस एट लो इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कैपिटल एसेट्स क्रिएशन इन इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, या सप्लीमेंट इन विद ग्रांट्स बाय चैनलाइजिंग CSR फंड्स। मतलब ये फंड आपका प्रोवाइड करती है। और ये PIB की साइट है सरकार की। यहाँ भी लिखा है कि टू अलो एक्सेस ऑफ HEFA फंडिंग टू इंस्टीट्यूशन लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी फंडिंग का पार्ट लिखा है। तो अब उनका सेंस क्या है इस फंडिंग से, ग्रांटिंग एड से, वो अभिप्राय नहीं है। या तो हो सकता है ये पार्ट हो कि सहायता दे रहे हैं लेकिन कोई मिनिमम लोन इत्यादि जैसे होता है मिनिमम उस पे इंटरेस्ट पे, वो पार्ट ना हो के पूरा पूरा फंडिंग, वैसा भी पार्ट हो सकता है, या कोई और सेंस हो सकता है। मुझे लगा कि इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो मेरी दृष्टि से ये पंक्ति भी सही होनी चाहिए। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आदि की दृष्टि से अगर आप देखें तो आप विचार कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर के यदि मैं लेवल की बात करूं, क्वेश्चंस DI, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। और जो थ्योरेटिकल पार्ट भी था वो भी मतलब इजी टू मॉडरेट ही था, मुझे ऐसा कोई विशेष कठिन नहीं लगा। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े बहुत अलग थे, लेकिन फिर भी कुल मिला के मुझे फर्स्ट पेपर इजी टू मॉडरेट ही लगा। कॉमन सेंस के आधार पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस व्यक्ति ठीक कर सकता था। और एक बड़ा पार्ट जो कि स्कोरिंग रहता है आपका मैथ, DI, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन इत्यादि का, वो काफ़ी इजी था। उसमें लगभग सारे के सारे क्वेश्चन ठीक किए जा सकते थे। लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट है, एनवायरनमेंट के बहुत सारे हैं, या अलग अलग पार्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके। हायर एजुकेशन का भी था, तक्षशिला का,
तो कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट ऐसा नहीं था। और बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल में भी डायरेक्ट फैक्ट वाले थे, तो उनको ठीक किया जा सकता था। अब मैं योग वाले पार्ट पे आता हूँ। इसमें ये कब्ज निवारण के लिए कौन से ध्यान की अनुशंसा की जाती है, तो इस पे मुझे संशय है, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है। हो सकता है कि आपके पास प्रमाण हो या मेरा संशय गलत हो, मैं के लिए आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है इसका, वो अंतर्मौन स्वीकार किया है कि कब्ज निवारण कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप अंतर्मौन यदि करते हैं तो वो लाभदायक होगा। तो मैं अभी कोई लॉजिकली ऐसा रिलेशन नहीं कर पा रहा हूँ उसके साथ में। श्वास प्रश्वास वाला मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा था, क्योंकि श्वास प्रश्वास हमारी शरीर के जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम के साथ में एक गहराई से रिलेटेड है, क्योंकि जो भौतिक शरीर है उसको रेगुलेट करता है आपका प्राणिक शरीर। तो श्वास प्रश्वास की साधना करने से मुझे लगता है कि शरीर का जो मूवमेंट है आपका, जो ब्लड का हो या शरीर के स्मूथ मसल्स का मूवमेंट हो, वो प्रभावित होता है। क्योंकि योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों में कहा भी गया है कि श्वास प्रश्वास या प्राणायाम करने से जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है आपका, वो अच्छा काम करता है, उसको प्रभाव डालता है। और ये स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट है आपकी, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ही जुड़ी हुई है। तो ये पार्ट मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा था। फिर भी किसी को अगर लगता है कि अंतर्मौन ठीक है या कोई प्रमाण है उसके संदर्भ में, तो आप देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग इसको देखेंगे इस वीडियो को, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ना पता हो, किसी और को पता हो और उनके पास कोई प्रमाण हो उस चीज़ के संदर्भ में, तो वो निश्चित रूप से वहाँ कमेंट्स के माध्यम से वो लिख दें, अपना नंबर भी दे दें। यदि किसी को प्रमाण आदि की आवश्यकता होगी तो वो उनसे बात करके वो प्रमाण ले सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे चैलेंज किया जा सके। अगला प्रश्न ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति के आधार पे है। इसमें मैचिंग करने के लिए कहा था, काल अनाहत नाद बिंदु इत्यादि का इससे मैच करना था। तो जितना मेरे पास समय था मैंने एक बार पूरी सिद्ध सिद्धांत पद्धति की बुक को मैंने अवलोकन किया, उसको देखा, तो मुझे ये प्रकरण नहीं मिला। हो सकता है कि मेरी दृष्टि में ना आया हो, आप लोग यदि देख पाए हो उसको तो मुझे अवश्य बताइएगा। नंबर आप लोगों को पता ही होगा, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हाँ यहाँ इस स्थान पे है, तो मैं भी वेरीफाई कर लूँगा कि वो ठीक ठीक इन्होंने दिया है या नहीं दिया है। लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा है मुझे ये प्रकरण वहाँ पे नहीं मिला। ये इस तरह की मैचिंग का, ये शब्दों का जो पार्ट दिया है वो भी मुझे उतने नहीं मिल पाए हैं। यदि आपको शब्द भी मिलते हो उस बुक के अंदर तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा चक्र प्राण के वितरण हेतु नियंत्रण केंद्र या कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है? तो इसमें उन्होंने आज्ञा चक्र ऑप्शन स्वीकार किया है। तो इसका भी मुझे कोई ऐसा ऑथेंटिक पार्ट नहीं पता है किस आधार पर उन्होंने आज्ञा चक्र स्वीकार किया है। तो ये प्रश्न भी मैं आप लोगों के विचार के लिए रख रहा हूँ। यदि किसी को जानकारी हो कि हाँ इस प्रमाण के आधार पर आज्ञा चक्र के साथ रिलेट हो सकता है तो बता दें, या कोई ऐसा पार्ट हो जो अपोजिट कोई बताना चाहे कि नहीं प्राण का वितरण तो इस चक्र से है और उसके लिए ये प्रमाण है, तो आप बता दीजिएगा, जिस पे आपत्ति दर्ज की जा सकती है। लेकिन मेरी जानकारी में ये पार्ट अभी नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे छांदोग्य से था, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार असुरों द्वारा इनमें किसकी उपासना उद्गीत के रूप में करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका? एक तो ये जो प्रश्न है ना, यही थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। क्या क्या अस्त व्यस्तता है इसमें कि असुरों द्वारा इनमें से किसकी उपासना उद्गीत के रूप में करके, तो पहली पार्ट तो यही गलत है कि उद्गीत की जो उपासना थी वो असुरों द्वारा नहीं की गई थी। असुरों को हराने के लिए देवों के द्वारा वो उपासना की गई थी। जैसे कि ये शांकर भाष्य है आपका, जो अत्यंत ही प्रामाणिक माना जाता है, उसकी व्याख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रसिद्ध है, प्रजापति के पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे। उनमें से देवताओं ने यह सोचकर कि इनके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीत का अनुष्ठान किया। तो उद्गीत का जो अनुष्ठान है वो देवताओं ने किया, न कि असुरों ने। तो पहली गलती तो ये है कि और आगे करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका, और इसका ऑप्शन उन्होंने प्रमुख प्राण स्वीकार किया। तो इसमें भी दो गलतियां हैं। एक तो पाप मुक्त हो गए, अगर मान लें कि देवों ने ही उसकी उपासना की और उपासना करके वो पाप से मुक्त हो गए, नहीं हुए ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लिखेंगे
क्योंकि बीच में उन्होंने कई चीजों की उपासना की, नासिका के प्राण की या उसके प्राण के, अलग अलग सब चला, लेकिन सब पाप से युक्त हो गए थे। और अंत में उन्होंने मुख्य प्राण की उपासना की और वो पाप से युक्त नहीं हो सका। उसी पाठ को मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखा, अंगिरा ऋषि, सॉरी ज्यादा नीचे चला गया, ये रहा। फिर ये जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसकी रूप में उद्गीत की उपासना की। उसके समीप पहुंचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गए जैसे दुर्भेद्य पाषाण के पास पहुंचकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता, मतलब असुरगण उसको पाप से नहीं बीन सके। और जबकि पहले वाले पार्ट में देखोगे, उन्होंने मन के रूप में, मतलब देवों ने मन के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से बेध दिया, मतलब पाप से बींध दिया। तो ऐसे ऊपर चक्षु आदि सब विषय आएंगे, लेकिन मुख्य प्राण को वो पाप से नहीं बीन सके। तो एक गलती ये है कि पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका, ऐसा नहीं, पाप मुक्त हो गए, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तीसरी गलती है ये जो ऑप्शन उन्होंने लिखा है प्रमुख प्राण वो, और उसकी गलती का कारण क्या है, क्योंकि मूल में शब्द है मुख्य प्राण। तो मुख्य प्राण का मुख्य मतलब प्राइमरी पार्ट नहीं है, यह प्रमुख अर्थ नहीं है उसका। मुख्य का अर्थ है मुखी भवः, वो शांकर भाष्य में स्पष्ट लिखा है, मुखे भवः मुख्यः, मतलब मुख में होने वाला, ये अर्थ है मुख्य का। ये अर्थ नहीं है कि मुख्य मतलब प्रमुख, प्राइमरी पार्ट है या मेन पार्ट, अब ऐसा नहीं है। और यहाँ ऑप्शन जो लिखा है आपका, वो लिखा प्रमुख प्राण। तो तीसरी गलती ये है। तो इस प्रश्न में भी कई सारी गलतियां हैं, तो यदि आप चाहें तो इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये किसी संस्कृत न जानने वाले के द्वारा उन्होंने मुख्य का सीधा प्रमुख मान के यहाँ पे शब्द लिख दिया, और उसकी प्रश्न की जो भाषावली वो भी अत्यंत अस्पष्ट है और सही ढंग से नहीं लिखी हुई है। जबकि उपासना देवों के द्वारा की गई थी, यहाँ पे सेंस आपका असुरों द्वारा है, और वो देव उद्गीत की उपासना करके पाप से मुक्त हो गए थे, यदि असुर उसको पाप से नहीं बींध सके थे, ऐसा भाव है मूल शास्त्र के अंदर। यहाँ पे वैसा भाव नहीं है, तो आपत्ति की जा सकती है इस पे। एक प्रश्न ये है, इस पे भी मुझे लगता नहीं कि वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या, वितर्क के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो वैसे वितर्क, हाँ, वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता, हिंसा आदि को वितर्क कहा है। तो वितर्क का सीधा सा अभिप्राय है, वितर्क मतलब हिंसा। तो हिंसा के आधार पे जब हम देखते हैं तो उसके व्यास भाष्य में लगभग 81 प्रकार की हिंसा आपकी बताई गई है, 81 प्रकार की। और 81 ऑप्शन नहीं था, तो उस आधार पे जो दी गई ऑप्शन है तो उन्होंने उसमें 3 स्वीकार किया है। तो माना जा सकता है, क्योंकि वितर्का हिंसा कृतकारित अनुमोदिता, कृतकारित अनुमोदित, इस आधार पर उन्होंने 3 किए होंगे। लेकिन फिर भी ये बेटर मतलब लाइन नहीं है, तो इसको अगर कोई चाहे तो डाल सकता है, बिल्कुल बहुत कम चांस है कि इसको वो स्वीकार करें।